वॉचिंग चिन्मयीज फिस्कॉस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस लॉ के बारे में। लास्ट वाले वीडियो जो आया था ईएमआई का, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। Those are the magnetic field lines which are linked with a particular surface and they passes through that surface normally. एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट फैराडेज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी सॉकेट में, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और उस ईएमएफ की वजह से सर्किट में इंड्यूस्ड करंट आता है, जिसको उन्होंने डिटेक्ट किया था एक गैल्वेनोमीटर के जरिए से। तो उसके बाद उन्होंने अपने लॉ दिया था और वो जो लॉ थे वो दो स्टेटमेंट्स में थे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं। फर्स्ट वाला लॉ ये था, whenever there is a change in magnetic flux in a particular circuit, then there is a induced EMF and there also happens to be a induced current occurring in the circuit, and that induced current exists in the circuit so long as there is a change in magnetic flux. Okay, and the magnitude of the induced EMF, ये मिला था हमें, magnitude of the induced EMF is equals to d phi by dt। इतना हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उस समराइजेशन के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी लेंस लॉ के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो ईएमएफ आ रहा था फैराडेज लॉ में हमें उसकी मैग्नीट्यूड मिल रही थी, लेकिन लेंस लॉ में हमें उसका डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा था, जब मैग्नेट मूव कर रहा था, मैग्नेट की मोशन के डायरेक्शन जब चेंज हो रही थी तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो रहा था गैल्वेनोमीटर में। सो उस डायरेक्शन के बारे में जो डिटेल्स में हमें मिलेगा जो डाटा, वो हमें मिलेगा लेंस लॉ से, ठीक है। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो लेंस लॉ होता है दैट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ इट फॉलोज, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट जब मूव कर रहा था टूवर्ड्स द कॉइल, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज अपोजिट to that of when the magnet is moving away from the coil। तो मैग्नेट जब कॉइल के पास आ रहा था, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जो हो रहा है, अभी मैग्नेट जब दूर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हम लोग मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करेंगे जो मिलेगा, वैसे ही हम लोग कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव करेंगे तो वही वाला कंडीशन हमें फिर से दिखने मिलेगा, ठीक है। तो लेंज ने ये बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज इन सच ए वे दैट it opposes the cause which produces it। ये वाला पॉइंट आपको नोटिस करना है, it opposes the cause which produces it। तो ये अपोज वाला जो वर्ड आया ना, इसके वजह से हम लोग E को ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। देखिए यहाँ पे मैं जो भी कॉइल ले रही हूँ उसमें सिर्फ एक ही टर्न है। अगर वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग इंक्रीज कराएंगे, सपोज एक की वजह से 2, 3 या n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वहां पे, तो वहां पे फ्लक्स लिंक जो होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग n का, फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न्स होगा कॉइल में तो हम लोग लिखेंगे माइनस n डी फाई बाई डी टी। ये माइनस किस वजह से आ रहा है? इस वजह से, लेंस लॉ की वजह से, क्योंकि लेंस लॉ ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है सर्किट में, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो जो कॉज के वजह से आ रहा है उस कॉज को अपोज करेगा। तो उस कॉज को अपोज करेगा मतलब यहाँ पे कॉज क्या है? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और कॉज क्या है? द मोशन ऑफ द मैग्नेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उसे अपोज करेगा। अगर मैग्नेट उसके पास आ रहा है तो वो पास आने नहीं देगा, अगर मैग्नेट उससे दूर जा रहा है तो वो दूर जाने नहीं देगा। तो उसकी जो मोशन है वो, या फिर जो भी कॉज है, वो फ्लक्स रिलेट होने का और वो करंट आने का, उस कॉज को वो अपोज करेगा। उस अपोजिशन के वजह से ये वाला माइनस सिंबल यहाँ पे आ रहा है। देखिए सपोज मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे जो कॉइल है ये इस मैग्नेट को अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब क्या है? एक मैग्नेट को एक दूसरा वाला मैग्नेट ही अपोज कर सकता है।
एक मैग्नेट को एक दूसरा वाला मैग्नेट का वही वाला पोल अपोज कर सकता है जो कि इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब अगर नॉर्थ वाला पोल इस तरफ आ रहा है तो कॉइल में वैसे ही कुछ करंट फ्लो होना चाहिए जिसके वजह से यहाँ पे भी इसी तरफ, ये कॉइल कुछ ऐसा है, इसी तरफ एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, तभी तो ये इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सपोज ये मान लीजिए कि ये वाला कॉइल जो है यहाँ पे, इसमें जो करंट आ रहा है, हम लोगों ने क्लॉक रूल ऐसे दिखा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप लोगों ने क्लॉक रूल के बारे में जाना होगा। अगर एक कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दैट फेस ऑफ द कॉइल विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। ऐसा कुछ आपने देखा था, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको दिया गया होगा कि देखिए अगर ये एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब दैट फेस ऑफ द कॉइल विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। एंड दूसरे वाले फेस में अगर हम लोग उसी कॉइल को अपोजिट साइड से देखेंगे तो सपोज उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। एक कॉइल इधर है ऐसे, मैं उसे इस तरफ से देख रही हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, अगर इस तरफ से देखूंगी तो क्लॉकवाइज करंट आ रहा है। तो क्लॉकवाइज करंट आएगा तो उसको हम लोग बताएंगे साउथ पोल। तो एक कॉइल का एक तरफ नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और एक साइड साउथ पोल हो रहा है। इसका मतलब दैट करंट लूप इज बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यस और नो? तो करंट लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सपोज मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कॉइल है यहाँ पे, इसमें इस तरह का कुछ डायरेक्शन आ रहा है करंट का कि ये वाला साइड जो है साउथ हो गया और ये वाला साइड जो है नॉर्थ हो गया, तो फिर क्या होगा? देखिए अगर ये वाला साइड साउथ है और ये वाला साइड नॉर्थ है तो पहला वाला केस क्या होगा कि ये जो मैग्नेट अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल होगा तो वो तो नॉर्थ पोल को ऐसे ही खींच लेगा, मतलब हमें कुछ वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वाला मैग्नेट इसके तरफ आना चाहे या ना चाहे फिर भी ये साउथ पोल है ना, तो वो उसे अट्रैक्ट करके ले आ सकता है इसके तरफ, या फिर ये नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो भी इसे अट्रैक्ट करके ले सकता है। तो हमें बाहर से कुछ वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कॉइल इसके पास जा रहा है या फिर मैग्नेट इसके पास आ रहा है, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन फ्लक्स तो चेंज होगा ना। मैग्नेट इसके पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, या फिर कॉइल उसके पास जाएगा तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ आएगा सर्किट में, और ईएमएफ आएगा सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर में क्या डिटेक्ट होगा? करंट आ जाएगा। ठीक है, और सपोज इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस है R, सपोज इस वायर में रेजिस्टेंस है R, तो करंट आ जाएगा सर्किट में I। तो फिर मैं ये बता सकती हूँ कि द पावर is equals to I square R in this particular circuit। और पावर जो है ये बता रही हूँ मैं पावर, ठीक है। तो पावर जो होता है वो क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, यही तो होता है। तो एनर्जी आ गया ना सर्किट में। देखिए हमने कुछ वर्क डन नहीं किया, ये वाला मैग्नेट अपने आप मूव कर रहा है या फिर ये कॉइल अपने आप मूव कर रहा है, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमने बाहर से कुछ वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन विदाउट एनी वर्क डन सर्किट में एनर्जी आ रहा है। तो एनर्जी कहाँ से आ गया? हमें तो ये पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमें यह बताता है कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be get transformed from one form to another form। ऐसे ही हमने कुछ पढ़ा था ना। तो यहाँ पे कुछ वर्क डन किए बिना ही एनर्जी आ रहा है, अपने आप क्रिएट हो रहा है, तो दैट वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। इसका मतलब ये वाला साइड साउथ पोल हो ही नहीं सकता, तो ये वाला साइड क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा ना, तो ये वाला साइड होगा साउथ पोल हो जाएगा। तो इस वाले फेस में करंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो वो दिखाएगा नॉर्थ पोल, और इस साइड में हम लोग देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला साइड, ये वाला फेस जो होगा कॉइल का वो एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। सो करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर ये नॉर्थ पोल हो गया तो ये अभी अपने आप इसे खींच नहीं सकता, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा।
तो रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, ये जो कॉज था मतलब ये पास आना चाहता था, हम लोग इसे पास लाना चाहते थे, लेकिन ये अभी अपोज कर रहा है। अपोज करेगा मतलब क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा ना, यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, लेकिन हम लोग उसे पास ला रहे हैं, तो फोर्स विथ सम डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज अ वर्क डन। तो हमको वर्क करना पड़ेगा उस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाने के लिए, और अपोजिशन आ रहा है मतलब लेंस लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो वो हम लोग जो वर्क डन वहां पे करेंगे, दैट विल अपीयर, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट। तो hence Lenz law totally agrees with the law of conservation of energy. Clear? तो इसके साथ हमारा लेंस लॉ भी खत्म होता है। देखिए आप सबको इतना सारा एक्सप्लेनेशन शायद एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इसे अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आप इसे समझेंगे नहीं ना, तो आगे हम लोग जो भी डेरिवेशंस करेंगे वो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको ठीक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये सारा चीज आपको समझना जरूरी होता है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट वो भी एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में नहीं आता, लेकिन यू हैव टू नो द कंसेप्ट from where this induced EMF and induced current arises and why it arises, why there is change in magnetic flux, what happens if there is no change in magnetic flux, इस सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने लेंस लॉ यहाँ पे खत्म करते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, थैंक यू।